गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग भाई। कैसी रही छुट्टियां आप लोगों की, दशहरा की, नवरात्रि की। सब बढ़िया? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों का गुड इवनिंग मैसेज है। राजेंद्र, संगीता, भागचंद, विवेक, दीवान, सभी लोगों को गुड इवनिंग। क्लियर है? विवेक ने लिख दिया। सभी लोगों को क्लियर है। संगीता ने लिख दिया है क्लियर है। ओके, बढ़िया। चलिए, तो क्लास शुरू कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया। चलो, इसी एनर्जी के साथ अपन शुरू करते हैं। शुरू अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम अपन आज से शुरुआत कर रहे हैं, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन वन बाई वन एक एक सिस्टम को लेते हुए चल रहे हैं। वो काफी डीप लेवल पर अपन क्लासेस लेते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी उठा रहे हैं अपन। ठीक है, इससे ज्यादा डीप पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। इतने ज्यादा डीप अपन लेके चल रहे हैं। जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, ये सारे इसमें क्वेश्चन आपके कवर होंगे।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, इससे और ज्यादा डीप कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपन आज पढ़ेंगे और इसका बेसिक जो क्लासेस हैं, आप जरूर पुराने वाले बैच की क्लासेस जरूर देखते चलना साथ साथ में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की साथ साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बेसिक पार्ट छोड़ के मैं डायरेक्ट थोड़े डीप लेवल पे क्लासेस लेके चल रहा हूं। तो अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जितनी भी टॉपिक चल रहे हैं, पहले आप अपने पुराने वाले बैच से बेसिक वाली क्लासेस जरूर देख लेना। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने तो साथ में देख रखी होगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी कोर्स ज्वाइन किया है, तो कोर्स इस बार दोनों एक साथ ही ज्वाइन करवाए हैं मैंने आप लोगों को, पुराना भी नया भी। नया भी तो नए जो स्टूडेंट हैं वो पुराने बैच की क्लास जरूर देख लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लासेस पहले हो चुकी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं वो हम माउथ पढ़ते हैं, ईसोफेगस पढ़ते हैं, लीवर पढ़ेंगे, पेंक्रियास पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये सब कुछ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, तो हमारे बॉडी में किस तरह से उसका डाइजेशन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ माउथ पढ़ने वाले हैं, माउथ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि जब अपन डीप लेवल पे आएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि अपन कवर कर पाए। पुराने वाले बैच में टाइम कम था, इसलिए हमने कोशिश की थी कि हम एक दिन में ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कर दें, लेकिन डीप लेवल पर चल रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसको अपन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट तोड़ तोड़ के कवर करते हुए चलेंगे। पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी समझते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेशन का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो कुछ खाते पीते हैं उसका डाइजेशन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है ना। लेकिन सिर्फ खाने का डाइजेशन ही अमन को नहीं पढ़ना होता डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। किस तरह से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन किस तरह से होता है, टेकिंग फूड जो इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम कुछ खाते पीते हैं वो किस तरह से हम लेंगे खाएंगे, है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। दूसरा आएगा प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि किस तरह से फूड, मूविंग द फूड अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह से खाना जब हम खाते हैं तो वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू किस तरह से जाता है, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन द फूड, फूड किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पार्ट में टूटता है, वो हमारा डाइजेशन कहलाता है। फोर्थ नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाया है उसका डाइजेशन होने के बाद में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। और पांचवें नंबर पे सबसे लास्ट में आते हैं एलिमिनेशन। एक बार हम जो न्यूट्रिएंट हैं, हमारे लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है ना। इसमें हमारा इंजेशन आ गया, प्रोपल्सन आ गया, डाइजेशन आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया और एलिमिनेशन आ गया। पांचों ही पॉइंट को अपन वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन एक एक को लेते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपन समझेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है भाई? जीआई ट्रैक्ट भी हमको इसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम खाना खाएंगे, मुंह के द्वारा जब हम खाना खाएंगे तो पूरी आहार नली होते हुए जाएगा। इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट अपन इसे बोलेंगे, है ना। और ये जो जीआई ट्रैक्ट होती है लगभग 8 से लेकर 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, द जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट विद द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। हमारे माउथ से जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट होती है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी जीआई ट्रैक्ट से, माउथ से स्टार्ट होगी और एंड कहां पर होगी? विद द पोस्टीरियर ओपनिंग द एनस। एनस जो नीचे वाला पार्ट है, यहां से ये हमारी जीआई ट्रैक्ट यहां पर जाकर एंड होती है। ठीक है, इसके अंदर बीच बीच में क्या आएंगे? फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस आएगा, है ना। सबसे ऊपर तो हमारा पहले नंबर पे क्या आएगा? माउथ,
है ना। और हमने कहा कि माउथ से स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ये इस तरह से है ना पूरी होते हुए जाएगी। तो इसमें माउथ के बाद में ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस के बाद में स्टमक आएगा, फिर स्टमक से जुड़ा हुआ हमारा लीवर है, फिर आगे चल के पेंक्रियास जुड़ता है, इसी से गॉल ब्लैडर जुड़ता है ना। ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए आखिरी में जाकर एनस पे जाकर एंड होगा, है ना। तो माउथ और एनस के बीच में और कौन कौन से पार्ट आएंगे हमारे, फेरिंक्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, ओरल कैविटी आएगी, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में अपन माउथ अकेला ही पढ़ने वाले हैं, है ना, लेकिन एक ओवरव्यू अपन देख रहे हैं। माउथ से पढ़ने से पहले जीआई ट्रैक्ट का अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक्चुअली होती किस तरह से, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक इमेज देख रहे हो आप, है ना, जीआई ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होती है। ये इमेज आप देख रहे हो, इसकी 4 लेयर होती है। 4 लेयर के नाम क्या क्या है? पहली लेयर का नाम है म्यूकोसा। इसकी पहली जीआई ट्रैक्ट की पहली जो लेयर होती है इसे हम म्यूकोसा कहते हैं। दूसरे नंबर की लेयर होती है सब म्यूकोसा, थर्ड नंबर पे होती है मस्कुलेरिस और चौथे नंबर पे होती है सिरोसा। ध्यान रखना है आपको, हमारी जो जीआई ट्रैक्ट होती है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, ये 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। 4 लेयर में पहली लेयर हमारी म्यूकोसा है, दूसरी है हमारी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, थर्ड नंबर पे है मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, और फोर्थ नंबर पे है सिरोसा, ठीक है। ये 4 लेयर से मिलकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई होती है। चारों ही लेयर में क्या डिफरेंट है भाई, क्या फंक्शन है, ये थोड़ा और समझते हैं अपन। पहली लेयर अपन ने समझी थी म्यूकोसा। म्यूकोसा क्रिएट इरेगुलर फोल्ड इन द स्टमक एंड लिटिल फिंगर लाइक फोल्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, ये जो है स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एलिमेंट्री कैनाल को बीच में से हमने काटा है, तब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमें दिख रहा है ना। तो इसमें म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर की लेयर है, इसमें सबसे अंदर की जो लेयर है ये हमारी म्यूकोसा कहलाती है। अंदर से कुछ इस तरह से फोल्ड होती है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो फोल्डेड होती है इसे हम रुगे करके बोलते हैं, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फोल्ड होती है इनको अपन विलाई बोलते हैं, है ना। दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विलाई होती है यहां से फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बाकी लेकिन माउथ से लेकर एनस तक, जहां तक ये एलिमेंट्री कैनाल है वहां तक इस तरह से फोल्डेड है, लेकिन हमने स्टमक के अंदर की जो फोल्डेड है उनको अपन ने रुगे करके एक शब्द बोल दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड है उनको अपन ने बिलाई कह दिया, है ना। दोनों जहां ये जो फोल्ड होता है इसका मेन काम होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारी सबसे अंदर वाली लेयर। दूसरे नंबर पे हमने अभी देखी थी सब म्यूकोसा लेयर। ये सब म्यूकोसा लेयर जो होती है वो सिर्फ इसको सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरे नंबर की जो लेयर है, ये दूसरे नंबर की लेयर जो होती है वो इसको सपोर्ट करने का काम करती है। थर्ड नंबर पे होती है मस्कुलेरिस लेयर। मस्कुलेरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है भाई, ये हमारा जो खाना होता है जब ये एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पहुंचता है तो ये एलिमेंट्री कैनाल में इसी मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टेसिस के थ्रू पहुंचेगा, है ना। ये अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से मूवमेंट होता है फूड का, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। चौथे नंबर पे है सिरोसा। सिरोसा जो लेयर होती है सीक्रेट ए लुब्रिकेटिंग फ्लूइड टू अलाउ स्लाइडिंग मोशन बिटवीन अपोज्ड सरफेस। सिरोसा सबसे बाहर की लेयर है, ये आप देख रहे हो, ये सबसे बाहर की लेयर जो है वो सिरोसा है, और ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सीक्रेट करती है। थोड़ा सा ये लुब्रिकेशन को सीक्रेट करेगी, जिससे क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट में थोड़ा सा स्लाइडिंग मूवमेंट
पॉसिबल हो सकता है। तो ये 4 तरह की लेयर है और चारों तरह की लेयर के जो काम है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो मैं बीच बीच में एमसीक्यू भी लेते हुए चलूंगा ताकि यह समझ में आए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेल्सिस। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था भाई, पेरिस्टेल्सिस का मतलब क्या है, जो हमारा खाने का मूवमेंट होता है। मैं थोड़ा सा और समझा दूं, मान लो ये हमारी जीआई ट्रैक्ट है, तो ये खाना पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ता है। ये अपन कल एक एनिमेशन के थ्रू इसको अच्छे से देखेंगे। ऑप्शन है आपका म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस या फिर पेरिटोनियम। 4 में से आपको बताना है कि जीआई ट्रैक्ट में जो पेरिस्टेल्सिस होती है ये किसके थ्रू होगी, है ना। बीच बीच में मैं एमसीक्यू इसलिए ला रहा हूं ताकि आप लोगों को यह भी समझ में आता जाए कि इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई, एक भारती का आंसर आया है सी, बाकी लोग बताएं। 15-20 सेकंड के अंदर ही आंसर देना, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं, है ना। 20 सेकंड से ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं किसी भी क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर देना। जो कुछ पढ़ा रहा हूं साथ साथ में ही क्वेश्चन पूछते हुए चल रहा हूं मैं, है ना। ज्यादा पुराना नहीं है तो मेरे ख्याल से ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। बहुत बढ़िया, चलिए भाई, बहुत बढ़िया है ना। 2-3 लोगों के मैसेज के आंसर आए हैं। थर्ड नंबर बिल्कुल सही। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था मस्कुलरिस, है ना। 4 तरह की लेयर देखी थी अपन ने। 4 में से सबसे अंदर की थी जो थी वो म्यूकोसा लेयर थी, उसके बाहर वाली उसको सपोर्ट करने वाली सब म्यूकोसल लेयर थी, और थर्ड नंबर पे जो थी वो मस्कुलरिस थी। मस्कुलरिस लेयर जो होती है, इसी की वजह से ही पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। और सबसे आखिरी की, सबसे बाहर की जो लेयर थी वो सबसे आखिरी की लेयर पेरिटोनियम नहीं होती है। थोड़ी देर पहले देखी थी अपन ने, एक बार फिर से सिरोसा, सबसे बाहर की जो होती है वो सिरोसा होती है ना। यहाँ ऑप्शन में पेरिटोनियम भले ही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो थर्ड नंबर का आंसर बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए अब अपन आते हैं वन बाई वन, एक एक पार्ट को समझते हुए चलेंगे। पहले नंबर पे अपन बात करेंगे माउथ की। माउथ इट हार्बर्स बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है। ये हमारा माउथ है ना। और माउथ के अंदर की जो कैविटी है, ये हमारा माउथ है, इसके अंदर की जो कैविटी होती है इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है वेस्टिब्यूल और दूसरा पार्ट है कैविटी प्रॉपर, है ना। ये यहां पर आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज को ध्यान से देखना। हमारे दांत, हमारे जो गम्स हैं और हमारी जो लिप्स हैं, है ना, मैं ऐसे ही समझाऊंगा आपको। हमारे जो लिप्स हैं और हमारी जो गम्स हैं, इनके बीच वाली जो स्पेस है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, है ना। तो बहुत कम कैविटी, सिर्फ हमारे दांतों के बाहर वाली कैविटी, जब हम मुंह बंद करते हैं तो दांतों के बाहर और लिप्स के बीच में, दोनों के बीच की जो कैविटी है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और अंदर की जो कैविटी है जो बड़ी है, जिसमें हमारा पूरा अंदर का, जिसमें टंग सजाते हैं, हमारा पैलेट आ जाता है, ये सारी कैविटी हमारी कैविटी प्रॉपर कहलाती है। तो हम माउथ की कैविटी जो है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टिब्यूल और दूसरा प्रॉपर। ठीक है, द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ इज टर्म्ड एज वेस्टिब्यूल। हमारे जो लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होगा इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इन वेस्टिब्यूल लेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच सीक्रेट म्यूकस। हमारे जो, हम समझा क्यों रहे हैं इसको, दोनों पार्ट को, क्योंकि हमारी जो वेस्टिब्यूल होता है यहां पर लेबियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ध्यान देना है अपन को, आगे चल के अपन सेलेवरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्लैंड्स अपन बहुत सारी पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अपनी आगे भी चल के ग्लैंड अपन पढ़ेंगे, पेंक्रियास के अंदर भी आएंगी, है ना। तो वेस्टिब्यूल पार्ट में हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? लेबियल ग्लैंड। लेबियल ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करती हैं। ठीक है, स्लाइवस को सीक्रेट जो करती है वो स्लाइवरी ग्लैंड करती है, वो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड यूबुला इज कॉल्ड कैविटी प्रॉपर। यूबुला क्या है भाई? यूबुला जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है ना, इसे अपन यूबुला कहते हैं। आप मुंह खोलेंगे तो आपको अंदर की तरफ, जहां हमारा माउथ का
क्लोजिंग होती है, माउथ जो जहां पर हमारा ओपनिंग है नीचे की तरफ फेरिंग से जुड़ा हुआ है, वहां पर आपको इस तरह से कुछ मस्कुलर पार्ट दिखेगा, इसे अपन यूबुला कहते हैं। तो लिप्स और यूबुला के बीच की जो कैविटी है इसे हम कैविटी प्रॉपर कहते हैं। इसमें हमारा क्या जाएगा, द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी प्रॉपर इज फॉर्म्ड बाय द पैलेट। इसकी जो रूफ है वो पैलेट की बनी हुई होती है। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, देखो बक्कल कैविटी में कैविटी प्रॉपर की अपन बात करें तो कैविटी प्रॉपर में ऊपर की तरफ क्या है, पैलेट है, नीचे की तरफ क्या है, टंग है। ये आपको मुंह दिख रहा है, माउथ दिख रहा है। इस माउथ में ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है जो ये हमारा पैलेट है, और नीचे की तरफ आपको ये टंग दिख रही है। ठीक है, ठीक है। फ्लोर किससे बना हुआ होगा, टर्म से। फ्लोर इज फॉर्म बाय टंग एंड लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द चीक, है ना। कैविटी प्रॉपर की बात करें तो कैविटी प्रॉपर में ऊपर क्या हो गया, पैलेट हो गया, नीचे क्या हो गया, टंग हो गया, और दोनों साइड लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड हमारे चीक्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़े पर इसी में। तो पहले नंबर पे अपन बात करेंगे पैलेट की। पैलेट, द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज पैलेट। ऊपर का जो रूफ है इसे हमने पैलेट कहा है, और ये पैलेट जो होता है ये सेपरेट इट फ्रॉम द नेजल चेंबर। नेजल चेंबर को सेपरेट काम करने का काम करेगा हमारी बक्कल कैविटी और नेजल चेंबर। नेजल चेंबर मतलब ऊपर वाला पार्ट जिसमें अपना नोज वगैरह प्रेजेंट है। तो नोज, नेजल चेंबर और बक्कल कैविटी दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा पैलेट, है ना। ये जो पैलेट होता है इसके भी फिर दो पार्ट हैं, कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड मतलब एकदम आप देखेंगे ऊपर कभी आप टच करेंगे तो ऊपर वाला भाग एकदम हार्ड है ना, इसे अपन हार्ड पैलेट कहते हैं। और थोड़ा सा और अपन अंदर की तरफ चलते हैं, माउथ के फेरिंग्स तरफ, जरा जब आप टच करके देखेंगे तो वो जो पैलेट है वो सॉफ्ट है, इसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो पैलेट को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, है ना। टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट हैंग इन द थ्रोट कॉल्ड यूबुला। इसमें कुछ टर्मिनल पार्ट जो होता है वो टंगा हुआ होता है, हैंग होता है। यहां पर आप इमेज देख रहे हो, है ना। ये सॉफ्ट पैलेट का कुछ पार्ट, टर्मिनल पार्ट हैंग है, टंगा हुआ है, इसी को अपन यूबुला कहते हैं। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे। यूबुला इज सराउंडेड बाय 4 टाइप ऑफ टॉन्सिल्स। यूबुला के चारों तरफ, है ना, 4 तरह के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फेरेंजियल, ट्यूबुअल, पैलेटाइन और लिंगुअल। ये 4 तरह के टॉन्सिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप इमेज देखना जरा आप, है ना। ये हमारा यूबुला है। आप अगर मुंह खोलेंगे कभी, आप अपने दर्पण में, घर पे दर्पण है उसमें शीशा में जाके देखना, तो आपका इस तरह से बीच में एक मस्कुलर पार्ट दिखेगा, इसे अपन ने यूबुला कहा है। यूबुला के चारों तरफ हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। टॉन्सिल्स में कुछ इस तरह से एक रिंग बना देते हैं, ये इस तरह से एक रिंग बना देते हैं टॉन्सिल्स, है ना। इसमें ऊपर वाले जो टॉन्सिल्स होता है इसे अपन फेरेंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं, और सबसे नीचे की तरफ जो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, जो जीभ के पास प्रेजेंट होगा, ये हमारा लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होगा, है ना। और लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड में फिर हमारे पेयर में होंगे, एक होगा ट्यूबल टेंसिल्स और दूसरा होगा पैलेटाइन टेंसिल टॉन्सिल्स, है ना। तो ये टॉन्सिल्स जो होंगे वो एक तरह से एक रिंग बनाते हैं, है ना। इस रिंग का भी एक नाम है, दिस रिंग ऑफ टॉन्सिल्स कॉल्ड बेल्डियर्स रिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना आपको, बेल्डियर्स रिंग अपन इसको बोलेंगे। जो टॉन्सिल्स की एक रिंग बन रही है, जो हमारा यूबुला है, इसको चारों तरफ टॉन्सिल्स की एक रिंग बन रही है। इस रिंग का हमने एक नाम दिया है बेल्डियर्स रिंग, है ना। इनलार्ज फेरेंजियल टॉन्सिल्स आर कॉल्ड एडिनोइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स में कभी इनलार्जमेंट हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, तो इसके लिए हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एडेनोइड, है ना। इसे अपन एडेनोइड कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे बात करेंगे पैलेट के बाद में। दूसरे नंबर पे आता है टंग। टंग क्या होता है भाई, बड़ा सिंपल है, इट इज स्पून लाइक थिक मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन। देखो दो चीजें आ गई,
मस्कुलो और सेंसरी ऑर्गन, है ना। ये स्पून शाइप स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो टंग होती है वो स्पून शाइप शेप की मसल्स होती है। और मस्कुलर सेंसरी मतलब ये सेंसरी ऑर्गन है, इसमें सेंसरी सेंसेशन प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगी। अटैच टू द हॉर्ड बोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोसेंजियल मसल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। टंग जो होती है ये हायर्ड बोन से ग्लोसेंजियल मसल्स के थ्रू अटैच होगी। ध्यान देना, हमारी टंग दो जगह से अटैच है। टंग पीछे की तरफ हमारी हाइड बोन है, उससे अटैच है, और हाइड बोन से किससे अटैच है, हमारी ग्लोसेंजियल मसल से, ठीक है। और हमारी जो टंग होती है नीचे की तरफ भी अटैच है, किससे अटैच है, आल्सो अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेनुलम लिंग्वी, फ्रेनुलम, है ना। तो हमारी टंग दो जगह अटैच हो गई। दो जगह कहां कहां पर, एक तो हमारी हाइड बोन है, हाइड बोन पे जो अटैच होगी वो किससे, ये इससे ग्लोसेंजियल मसल से अटैच होगी। और हमारे नीचे वाली सरफेस पे अटैच है, ये किससे अटैच है, ये हमारे फ्रेनुलम से अटैच है। ये फ्रेनुलम क्या है, फ्रेनुलम एक्चुअली एक तरह का लिगामेंट है, इसका नाम हमने रखना है फ्रेनुलम, है ना। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है आपको टंग के मामले में। ज्यादा जो आपको याद रखना है, ये मैंने मेन पॉइंट अब नोट्स में इंक्लूड किए हैं। हाइड बोन से ग्लोसेंजियल मसल्स के थ्रू अटैच होगी और नीचे फ्रेनुलम से अटैच होगी, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थिक स्ट्राटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियल। ये जो टंग होती है ये कवर्ड होती है किससे, स्टार्टिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम, स्टार्टिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम से ये कवर होगी। और जिसमें चार तरह के पेपिले प्रेजेंट होती हैं। पेपिले, ये क्या है भाई, पेपिले एक्चुअली टंग के थ्रू हम किसी भी चीज का जो स्वाद लेते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, ये टेस्ट हम पेपले के थ्रू लेते हैं, है ना। पेपले मतलब कुछ इस तरह से हमारी ये टंग है, ये आप देख रहे हो टंग, है ना। मैं यहां पर एक बनाता हूं रफ डायग्राम, तो इस टंग के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन पेपले बोलते हैं। और पेपले जो होते हैं ये भी फिर चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के कौन कौन से, पहला होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फोलिएट, तीसरा होता है फंजीफॉर्म, और चौथा होता है सरकम वेलेट। कौन कौन से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फिलीफॉर्म, फोलिएट, फंजीफॉर्म और सरकम वेलेट, है ना। ये जो इमेज है इसको जरा ध्यान देखना, ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आएगा। पेपले जो होते हैं ये मेन जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी जगह पे, पहली जो फिलीफॉर्म होते हैं ये फिलीफॉर्म लेटरल साइड ज्यादातर प्रेजेंट होंगे। फोलिएट जो होते हैं और फंजीफॉर्म जो होते हैं वो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये बीच वाली जगह पे प्रेजेंट होंगे। और सरकमवेलेट जो होते हैं वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, पीछे की तरफ, ये वाली जो आप देख रहे हो यहां पर सरकमवेलेट हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन बाई वन एक एक को थोड़ा और डीप में लेते हुए चलते हैं। चार तरह के अपन ने पेपले देखे थे, है ना। पेपले स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह से कुछ उठा हुआ भाग होता है। इनके थ्रू ही हमारी जो टंग होती है वो टेस्ट को सेंसर करती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे थी फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो होती है ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने वाली पेपले है ना। मोस्ट अबेंडेंट शॉर्ट फिलामेंट टेस्ट बड RF सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होती है फिलीफॉर्म। और टेस्ट बर्ड आर एब्सेंट, इनमें टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप इमेज में समझते हुए चलना, ये पहली सबसे नीचे की तरफ जो आप इमेज देख रहे हो ये फिलीफॉर्म की इमेज देख रहे हो। फिलीफॉर्म की इमेज में आपका देख रहे हो फिलीफॉर्म के जो पेपले होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, फिलामेंट की तरह है, धागे की तरह लंबे से प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें टेस्ट बर्ड आर एब्सेंट, टेस्ट बर्ड इनमें बहुत कम मात्रा में, लगभग ना के बराबर प्रेजेंट होती है। और इनका जो काम होता है आर यूज टू इंक्रीज दैट सरफेस एरिया, ये सिर्फ हमारे टंग के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। एक राखी का मैसेज है कि सर येलो कलर में क्या है ये समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल येलो कलर में, इससे पहले वाली इमेज का बोल रहे हो क्या आप,
अ, राखी, इसका बोल रहे हो क्या आप येलो कलर में? तो येलो कलर में ये जो आप देख रहे हो, ये 4 तरह के टॉन्सिल्स है ना, 4 तरह में। ऊपर में जो ब्लू कलर का था वो फेरेंजियल टॉन्सिल था, नीचे जो ग्रीन कलर का था वो लिंगुअल टॉन्सिल था, है ना। येलो कलर के जो है ये हमारे कुछ इस तरह से यहां पर प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह, एक टॉन्सिल इस तरफ, एक टॉन्सिल इस तरफ, है ना। ये कौन से पेलेटाइन टॉन्सिल्स हैं? जो आप येलो कलर में की बात कर रहे हो ये पेलेटाइन टॉन्सिल है, और उसके ऊपर जो पिंक कलर के छोटे से टॉन्सिल्स हैं ये ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं। तो 4 तरह के टॉन्सिल्स हैं, इनमें से एक फेरेंजियल टॉन्सिल्स ऊपर की तरफ है, एक लिंगुअल टॉन्सिल्स नीचे की तरफ है, बाकी पेयर में दो दो है, ट्यूबल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और ये सारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो इस तरह से रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग के फॉर्म में, जिसमें बीच में हमारा लेबिया, बीच में हमारा यूविला प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे पेपिले की, तो पेपिले में पहला था हमारा फिलीफॉर्म, ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इनमें टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले। फंगीफॉर्म पेपिले जो होते हैं वो स्मॉल मशरूम शेप पेपिले होते हैं ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट बड, और इनमें टेस्ट बड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर देखना, ये इनका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। फंगीफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो मशरूम शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इनके अपर पार्ट में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं अपने फोलिएट। फोलिएट जो होते हैं वो स्मॉल लीफ लाइक फोल्ड ऑन द लेटरल साइड, लेटरल साइड प्रेजेंट होती है ये फोलिएट, लेटरल साइड। ये वाले अपन थोड़ी देर पहले और इमेज में देखा था अपन ने। चलो, फोलिएट जो होते हैं वो हमारे लेटरल साइड प्रेजेंट होंगे, और कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? लीफ लाइक, पत्तियों की तरह इनका स्ट्रक्चर होगा। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे सरकमवेलेट। सरकमवेलेट जो होते हैं वो लार्जेस्ट कप से पेपले होते हैं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? दो बातें हैं इसमें, 2-3 चीजें कॉमन है पेपले में। पेपले है क्या? सबसे पहली बात तो पेपले जो है वो हमारे टंग के ऊपर कुछ ऊपर सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं पेपले। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी टंग है वो एकदम प्लेन नहीं है, एकदम सिंपल नहीं है, लेकिन ये जो पेपले हैं ये इतने छोटे होते हैं कि अपन को नॉर्मली अगर अपन ध्यान से ना देखें तो अपन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर अपन बहुत ज्यादा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी टंग है वो एकदम स्मूथ नहीं है, वो थोड़ी खुरदुरी है। तो वो खुरदुरी किसकी वजह से है? वो खुरदुरी जो है वो पेपले की वजह से है। तो ये पेपले जो होते हैं ये भी हमारे 4 तरह के हैं। 4 तरह में कौन कौन से देखे हमने? 4 तरह में हमने देखा, पहले नंबर पे देखा हमने फिलीफॉर्म, है ना। फिलीफॉर्म सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। टेस्ट बड जो होते हैं वो टंग में टेस्ट लेने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म जो होते हैं ये मशरूम शेप के होते हैं, और इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होगा, और ये हमारे बीच वाले टंग के बीच में प्रेजेंट होंगे। फोलिएट जो होंगे वो स्मॉल लीफ लाइक होंगे, ये भी बीच में प्रेजेंट होंगे। और चौथे नंबर पे सरकमवेलेट। सरकमवेलेट जो होते हैं वो कप शेप होंगे, कप शेप स्ट्रक्चर में होंगे। ये वाला आप देख रहे हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह का कप शेप, है ना। और पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टंग, है ना। 2 चीजें हो गई हमारी, पैलेट और दूसरा टंग। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन टूथ, दांत की बात करते हैं अपन, दांतों की, टूथ की। तो सबसे पहले अपन टूथ की एनाटॉमी देखते हैं कि टूथ एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, टूथ में स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। दांत जो होते हैं वो 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके? पहला है क्राउन, दूसरा है नेक, और तीसरा है रूट। ये वाली इमेज अपन साथ में देखते हुए चलना। पहली वाली इमेज क्या है? क्राउन। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो इस तरह से होता है, ये क्राउन कहलाता है टूथ का। बीच वाला जो पतला भाग है, ये वाला भाग, ये हमारा नेक कहलाता है टूथ का। और नीचे की तरफ
ये वाले जो होते हैं ये गम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रूट कहलाते हैं, है ना। तो टूथ की अगर अपन बात करें एनाटॉमी की, तो टूथ में तीन पार्ट होंगे, पहला क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। क्राउन जो होता है कैसा होगा, आउटर पार्ट होगा कवर्ड विद द एनिमल, सबसे आउटर पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, और इसके ऊपर भी कवर होगा, किससे कवर होगा, एनिमल से। एनिमल जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है, बोन से भी ज्यादा, हमारी जो बोन होती है उनसे भी ज्यादा हार्ड है। अगर अपन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हमारी बॉडी का सबसे अगर हार्ड पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो एनिमल, है ना, दांतों के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को एक और कंफ्यूजन होती है कि बोन हमारे मतलब हमारे दांत जो है वो कहीं बोन तो नहीं होते, तो बोन एक अलग चीज होती है, टीथ अलग चीज होती है, दांतों को हम बोन में इंक्लूड नहीं करते, है ना। और क्यों नहीं करते, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि दांत जो होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, उनमें कोलेजन फाइबर नहीं होते, उनमें कोलेजन प्रोटीन नहीं होता, कोलेजन प्रोटीन नहीं होता। और साथ साथ में बोन का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, बोन टिश्यू में हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, वही अपना जो स्ट्रक्चर बोन टिश्यू में होता है वो इसमें दांतों में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो कोई अपनी बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो वो दोबारा से जनरेट हो सकती है, लेकिन अगर दांत अपना टूट गया तो वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दांत जो होते हैं इनको अपन बोन की कैटेगरी में नहीं रखते, है ना। कई मामलों में ये सिमिलर जरूर है, दांत कैसे सिमिलर है, क्योंकि इनमें भी कैल्शियम है, फॉस्फोरस है ना, ये मैग्नीशियम वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेन जो डिफरेंस है कोलेजन फाइबर का, कोलेजन प्रोटीन का, तो कोलेजन इनमें नहीं होते, इसलिए अपन उनको बोन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए टूथ की एनाटॉमी देख रहे थे अपन। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे अपन क्राउन बोलेंगे, बीच वाला पार्ट अपना नेक कहलाता है, ज्वाइंट बिटवीन क्राउन एंड रूट कवर्ड विद द गम एंड जिंजिवे। नेक क्या होगा भाई, क्राउन और रूट दोनों को जोड़ने का काम जो करेगा वो नेक करेगा, बीच वाला पार्ट जो कि गम से, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनसे कवर होता है। थर्ड नंबर पे आता है रूट। रूट इज द पार्ट विथ इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जो जॉ बोन होती है, जॉ बोन मतलब हमारे नीचे की तरफ, है ना, अपनी जो बोन होती है उनमें सॉकेट में ये दांत का जो हिस्सा होगा वो अपना रूट कहलाएगा, एक तरह से अपन इसको जड़ भी कह सकते हैं, है ना। इट हैज कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी, इसमें कुछ कैविटी प्रेजेंट होती है, ये आप यहां पर देख रहे हो, है ना, दांतों के बीचों बीच अंदर की तरफ एक कैविटी होगी, कैविटी होती है, इसे अपन पल्प कैविटी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, है ना। दांत का ऊपर वाला भाग क्राउन कहलाएगा, बीच वाला भाग नेक, नीचे वाला भाग रूट, है ना। और दांत के बिल्कुल एकदम अंदर सेंटर की तरफ एक कैविटी होती है, इसे अपन पल्प कैविटी भी कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं इसे, है ना। पल्प कैविटी इज मेड ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। पल्प कैविटी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें क्या क्या होती है, इसमें पल्प होता है along with the blood vessels, lymphatic vessels और नर्व फाइबर। ये जो पल्प कैविटी होती है, यहां पर आप इमेज में देख रहे हो, पल्प कैविटी में क्या क्या होंगे, एक तो हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होगा, साथ में ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, नर्व उसमें होंगी, है ना। आप लोग ध्यान देते होंगे कि अगर दांत के ऊपर हम कोई सुई वगैरह चुवाते हैं ऊपर क्राउन की तरफ, तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से अगर डेंटल कैरी हो गई है, अगर दांत सड़ गया है, और अगर पल्प कैविटी तक अगर निडल वगैरह पहुंच जाए या खाना वगैरह पहुंच जाए, तो फिर हमें दर्द महसूस होने लगता है, पेन होने लगता है। क्यों, क्योंकि इस जगह पर हमारी नर्व प्रेजेंट होंगी, इस जगह पे हमारी ब्लड वेसल्स भी होंगी और नर्व भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन लेते हुए चलता हूं मैं, देखता हूं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा। भाई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले राखी ने पूछा भी था। क्वेश्चन है देयर आर 4 टाइप ऑफ, नहीं सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, तो अभी तो दांतों के बारे में पहले थोड़ा और समझा देता हूं। हमारे जो दांत होते हैं इन्हें 4 टाइप ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं, है ना। ये अभी थ्योरी चल रही है, अभी क्वेश्चन नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये क्वेश्चन आ गया। दांतों में सबसे पहली चीज तो टीथ को हमने दो कैटेगरी में रखा है। पहले हमारे टेम्परेरी टीथ,
स्टार्टिंग में, शुरुआत में न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो पहले शुरुआत में जो दांत निकलते हैं वो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं, और टेम्परेरी टीथ की जो संख्या होती है वो 20 होती है। बाद में 6-7 साल की उम्र के आसपास परमानेंट टीथ निकलते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो टोटल 32 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो स्टार्टिंग में निकलते हैं बच्चों में, और इनकी जो संख्या होती है 20 होती है। एक बार टेम्परेरी टीथ गिर जाती हैं उसके बाद में फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं। परमानेंट टीथ की जो संख्या होती है ये 32 होती है, 32 संख्या होती है ना। और ये 32 टीथ को भी अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। यहां पर इमेज में समझते हुए चलना आप। आगे वाले जो टीथ होते हैं ये हमारे इंसीजर होते हैं, है ना। जब भी दांतों के बारे में हम स्टडी करते हैं, टीथ फॉर्मूला की बात करते हैं, तो इसके हाफ पोर्शन से अपन डिस्कस करेंगे, है ना। टीथ फॉर्मूला आपको याद रखना है 2123 अपॉन 2123। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपन हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो हाफ पोर्शन में पहले वाले जो 2 हैं आगे की तरफ, ये वाले 2 ये हमारे इंसीजर होते हैं। इंसीजर कैसे होते हैं दांत अपन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, पहले आप समझ लो इनकी नंबर को याद रखना है आपको। बड़े इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, टीथ फॉर्मूला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे वाले 2 है ना, 2 मतलब अपन सिर्फ आधे पार्ट की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट की बात करेंगे या फिर राइट की। अगर अपन पूरे पार्ट जबड़े की बात करेंगे तो नीचे भी 4 इंसीजर होंगे, ऊपर भी 4 इंसीजर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में एक हमारा कैनाइन होगा। एक तरफ की बात कर रहे हैं अपन, अगर अपन दोनों तरफ की बात करेंगे तो फिर 2 हो जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ भी 2 प्रेजेंट है कैनाइन, और ऊपर की तरफ भी 2 कैनाइन प्रेजेंट है। इंसीजर नीचे की तरफ 4 प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ भी 4 प्रेजेंट है ना। लेकिन अपन सिर्फ एक साइड की बात करेंगे तो इंसीजर हमारे 2 होते हैं, कैनाइन जो होता है वो सिर्फ 1 होगा, है ना। एक तरफ की बात कर रहे हैं अपन। फिर इसके बाद में जो 2 टीथ होते हैं ये हमारे प्रीमोलर कहलाते हैं। प्रीमोलर की खासियत ये होती है कि इनकी क्वालिटी केनाइन की भी होती है और मोलर की भी होती है। ठीक है, और लास्ट में जो 3 दांत होते हैं ये हमारे मोलर कहलाते हैं, है ना। तो 4 कैटेगरी है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें 2 जो दांत होंगे वो इंसीजर, 1 जो होगा वो केनाइन, 2 जो होंगे वो प्रीमोलर होते हैं, और 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। तो 2123 करके आपको याद रखना है। तो एक पार्ट में 2123, दूसरे पार्ट में 213, मतलब नीचे के जबड़े में भी एक तरफ 2123, दूसरी तरफ 2123। इसी तरह से ऊपर के जबड़े में भी एक तरफ 2123, दूसरी तरफ 2123। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे अपन समझते हुए चलते हैं चारों तरह के टीथ के बारे में। तो इंसीजर कैसे होते हैं? इंसीजर जो होते हैं वो काटने वाले दांत होते हैं। अपन कुछ फ्रूट वगैरह खाते हैं तो कटिंग करने का काम होता है इनका, इस तरह से होंगे ये, इस तरह से, है ना। हमारे फेस में सबसे आगे की तरफ जो दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि कोई भी चीज हमको काटना है, जैसे फल वगैरह हमको खाना है ना, तो काटने का काम जो होता है वो इंसीजर का होता है। केनाइन जो होते हैं वो मीट वगैरह को चीरने का काम करते हैं। चीरने का काम जो होता है वो केनाइन का होता है। जैसे अपन गन्ना वगैरह खाते हैं तो गन्ना वगैरह को चीरने का काम जो होगा वो केनाइन का होगा, है ना। तो ये केनाइन जो होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं, इस तरह से नुकीले दांत होते हैं केनाइन, है ना, और थोड़े से लंबे भी होते हैं ये केनाइन दांत। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं इनमें दोनों तरह की क्वालिटी होती है, थोड़ी सी मोलर वाली, थोड़ी सी केनाइन वाली, मतलब थोड़े से इनमें चबाने वाली क्वालिटी होती है। इनके थ्रू अपन चबा भी सकते हैं और चीर भी अपन सकते हैं। जैसे गन्ना वगैरह अपन खाते हैं तो मैंने गन्ने में सिर्फ केनाइन का ही बोला, लेकिन केनाइन के साथ साथ प्रीमोलर में भी इस तरह से थोड़े से नुकीले होंगे ये, है ना, और इनसे चबाने का भी काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, और चबाने का जो मेन काम होता है वो मोलर के थ्रू होता है। सबसे लास्ट वाले जो 3 दांत होते हैं ये अपने खाने को अच्छी तरह से चबाने का काम जो होते हैं वो मोलर करते हैं। चलिए टीथ के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सेलेवरी ग्लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है माउथ की। अगर अपन बात करें तो माउथ में
सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो सेलेब्री ग्लैंड से बनते हैं। ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड, ह्यूमन हैव 3 पेयर्ड मेजर सेलेब्री ग्लैंड। अगर हम हमारी बात करें तो मेजर सिलेवरी ग्लैंड में 3 पेयर हमारी सबसे मेजर सिलेवरी ग्लैंड है। 3 पेयर कौन कौन सी हैं? पहली है पैरोटिड ग्लैंड, आप इमेज में भी सांस सांस देखते हुए चलना, ये आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ी सिलेवरी ग्लैंड होती है ना। दूसरे नंबर पे होती है सब मैंडिबुलर, और तीसरे नंबर पे होती है सबलिंगुअल। ये तीन जो होती है ये मेजर सेलेवरी ग्लैंड है। मेजर क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनके अलावा फिर लगभग 700-800 के आसपास सेलेवरी ग्लैंड जो है वो फिर माइनर में है, बहुत छोटी छोटी है। मतलब हमारे मुंह माउथ में, हमारे मुंह में चारों तरफ बहुत छोटी छोटी सिलेवरी ग्लैंड बहुत सारी प्रेजेंट है ना। तो अपन उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अपन को मालूम होना चाहिए भाई कि छोटी छोटी भी बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर अपन बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ी बड़ी जो ग्लैंड है वो 3 पेयर में है। 3 पेयर का मतलब टोटल 6 हो गई है ना। पेयर में प्रेजेंट है, जोड़े में प्रेजेंट है, तो एक पैराटोड की बात करेंगे तो एक पैराटोड इस तरफ, एक पैराटोड इस तरफ, है ना। मैंडिबुलर की बात करेंगे तो 2 होंगी, है ना। इसी तरह से सबलिंगुअल की बात करेंगे तो ये भी 2 प्रेजेंट होंगी, तो पेयर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन माइनर की बात करेंगे तो माइनर में फिर लगभग 700-800 के आसपास छोटी छोटी सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। और इन ह्यूमन 1200 to 1500 ml ऑफ सलाइवा आर प्रोड्यूस एवरी डे। हर दिन हम लोग लगभग 1.5 लीटर, 1200 से लेकर 1500 ml सलाइवा अपन डेली के डेली प्रोड्यूस करते हैं। अपन को क्यों नहीं मालूम नहीं चलता इतना? क्योंकि ये लगातार प्रोड्यूस होता है, लगातार ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता रहता है, लगातार हम उसको इनगल्फ करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई हर दिन हम जो होते हैं वो लगभग 1.5 लीटर के आसपास, मतलब 1200 से लेकर 1500 ml के आसपास अपन सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और पैरोटिड जो होती है वो हमारी लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड होती है, लेकिन ये जो होती है सिर्फ 20% ही सलाइवा को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सिलेवरी ग्लैंड में हमारी 3 ग्लैंड हमने देखी, पैरोटिड देखी, हमने पैरोटिड देखी, सब मैंडिबुलर देखी और सबलिंगुअल देखी। तो उसमें पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन सलाइवा सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करती। सलाइवा जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है ये हमारी सब मैंडिबुलर जो होती है, ये लगभग 70% सलाइवा जो होता है वो 70% सब मैंडिबुलर प्रोड्यूस करती है। सबसे बड़ी ग्लैंड जो हम पैरोटिड की बात कर रहे हैं ये सिर्फ 20% सलाइवा ही प्रोड्यूस करती है। बाकी का फिर जो 10% होता है वो 10% हमारे सबलिंगुअल, और वो माइनर जो थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे लगभग 700-800 के आसपास छोटी ग्लैंड है, वो मिलकर फिर बाकी का 10% सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में फिर कुछ डक्ट प्रेजेंट होती हैं। डक्ट का मतलब क्या है भाई? यहां पर आप इमेज में देखोगे ना, तो इस इमेज में आप देखोगे कि ये ग्लैंड है और इस ग्लैंड से पतली सी एक ट्यूब निकल के जा रही है ना। तो ये पतली सी ट्यूब हमारी पैरोटिड में भी है, सब मैंडिबल में भी है और सबलिंगुअल में भी है। सबलिंगुअल में एक्चुअली बहुत सारी है ना। तो पैरोटिड में जो डक्ट प्रेजेंट होती है इसे अपन स्टेनसंस डक्ट कहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो डक्ट प्रेजेंट होती है इसे अपन स्टेनसंस डक्ट कहते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जो डक्ट प्रेजेंट होती है इसे अपन बार्टसन डक्ट कहते हैं। और सबलिंगुअल में एक तो जो होती है वो मेन डक्ट होती है बर्थोलियन डक्ट, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी छोटी छोटी बहुत सारी डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट मतलब पतली पतली ट्यूब प्रेजेंट होती है। इनको अपन एक साथ एक वर्ड में डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं, है ना। तो ध्यान देना है आपको ग्लैंड में कौन कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है। हमारी पैरोटिड जो होती है उसमें स्टेनसन डक्ट प्रेजेंट होगी, सब मैंडिबुलर में बार्टसन डक्ट प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल में हमारी बर्थोलियन डक्ट और डक्ट ऑफ रिविनस प्रेजेंट होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, सलाइवा का फंक्शन क्या है भाई? सलाइवा के बहुत सारे फंक्शन है ना, उसमें से 5-6 फंक्शन अपने इंपोर्टेंट है, मेन है, जो अपन को समझना है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलिंग।
हमारा जो खाना होता है इसको निगलने के लिए तैयार करते हैं। हम जो खाते हैं, भाई हम रोटी खा रहे हैं तो उसको अपन एज इट इज तो निगल नहीं सकते, वो उसका पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको निगलने के लिए, स्वेलिंग करने के लिए प्रिपेयर कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा उसको प्रिपेयर करेगा। जब भी हम, व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ, जब भी हम खाना खाते हैं, इट इज मॉइस्टेंड एंड डिजोल्व बाय द सलाइवा। सलाइवा द्वारा ये मॉइस्चराइज होता है। बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग द moistened and masticated food is rolled into the bolus। पहले हमने खाने को चबाया, है ना। चबाने का मतलब मास्टिकेशन किया। जब अपन ने दांतों से उसको चबाया, मास्टिकेशन किया मतलब खाने को अपन ने छोटे पार्ट में तोड़ा, और उसके बाद में टंग की हेल्प से, और सलाइवा उसमें मिक्स होता है, तो सलाइवा मिक्स होकर उस खाने को बोलस में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, जब तक हम खाना जब स्टार्ट करते हैं तो जब चबा देंगे, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो बोलस यूज करेंगे, है ना। 4 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है भाई। पहला जो फूड होता है, जब हम इसको चबा देंगे और इसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा मिक्स होने के बाद जब ये निगलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसको हम बोलस कहेंगे, है ना, बोलस। ये जो बोलस होता है, ये जब अपने स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में, इसमें स्टमक में HCl और एंजाइम मिक्स होते हैं, तो इसके लिए हम कायम वर्ड यूज करेंगे, है ना। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। ये कायम आगे चल के जब स्टमक से आगे जाएगा और पैंक्रियाटिक जूस उसमें जब मिक्स होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो कायल यूज करेंगे, है ना। तो 4 वर्ड है। अगर अपन सिंपल खाना खा रहे हैं तो उसके लिए हम फूड बोलेंगे, लेकिन फूड में जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो इसे हम बोलस कहेंगे। और मतलब स्टमक में जो खाना पहुंचता है वो क्या पहुंचेगा? बोलस। बोलस में फिर जब स्टमक के थ्रू HCl और एंजाइम मिक्स होते हैं तो इसे हम कायम बोलेंगे। और आगे चल के जब इसमें पैंक्रियाटिक जूस मिक्स होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इसे हम कायल कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते अपन सलाइवा के फंक्शन की बात कर रहे थे। सलाइवा का दूसरा जो फंक्शन है, एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। अगर हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस ना हो तो हमें खाने का स्वाद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सलाइवा जो होता है वो मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो जब तक खाना मॉइस्चराइज नहीं होगा, मॉइस्चराइज नहीं होगा, तब तक हमें खाने का स्वाद नहीं आएगा। तो खाने को टेस्ट देने का काम जो होता है वो सलाइवा का होता है। सलाइवा मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय सॉल्वेंट एक्शन, सलाइवा के सॉल्वेंट एक्शन के द्वारा ये हमें टेस्ट खाने का देता है। सलाइवा डिजोल्व दैट सॉलिड फूड सब्सटेंस सो दैट द डिजोल्व सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड। तो जब खाना एक बार डिजोल्व हो जाता है, मॉइस्टेंड हो जाता है, तो उसके बाद में जो टेस्ट बड होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और उसके थ्रू हमें खाने का टेस्ट आता है। तो सलाइवा के थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टेस्ट में। 3rd नंबर पे आता है डाइजेस्टिव एक्शन। सलाइवा के डाइजेस्टिव एक्शन क्या है भाई? सलाइवा से 3 डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? पहला है सिलेवरी एमाइलेज, दूसरा है माल्टेज और तीसरा है लिंगुअल लाइपेस। पहला सिलाइवरी लाइपेस, दूसरा माल्टेज और तीसरा है हमारा लिंगुअल लाइपेस। बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तीनों को आपको याद रखना है ना। सिलेवरी जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है ना। कार्बोहाइड्रेट को ये किसमें, जो हमारा स्टार्च होता है उसे ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में तोड़ने का काम करता है। कौन सा? एमाइलेज। दूसरे नंबर पे जो माल्टेज होता है, माल्टेज इज प्रेजेंट, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है इन ट्रेस अमाउंट इन ह्यूमन सलाइवा। सलाइवा में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब डाइसेकेराइड को ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कहने का मतलब क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होता है ये हमारे मुंह से ही होने लगता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो पाता है। इसीलिए देखो, जब भी जल्दी एनर्जी की बात होती है कि जल्दी बॉडी को अगर जल्दी एनर्जी देनी हो, जैसे अपन ग्लूकोन डी की बात करते हैं ना, तो ग्लूकोन डी बॉडी को जल्दी एनर्जी देती है। क्यों देती है? क्योंकि
हमारी बॉडी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है जो सबसे पहले एनर्जी, सबसे उसका पहले ब्रेकडाउन होगा। उसका ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि हमारे सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट है। तो एमाइलेज जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करने देते हैं। इसके अलावा लाइपेज भी प्रेजेंट है, लेकिन लाइपेज बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसे हम लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। लिंगुअल लाइपेज कैसा होता है? लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। लिपिड को तोड़कर ये ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो मेन अगर अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा मात्रा में होता है। हालांकि खाना बहुत कम टाइम के लिए माउथ में प्रेजेंट होगा, इसलिए खाने का बहुत कम ब्रेकडाउन हमारे माउथ में हो पाता है। और क्या क्या काम है सलाइवा के? अगला काम है क्लींसिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। माउथ को क्लीन करने का काम और प्रोटेक्शन देने का काम भी जो होता है वो भी सलाइवा का होता है। कैसे होता है भाई? ड्यू टू द कांस्टेंट सीक्रेशन ऑफ सलाइवा द माउथ एंड टीथ आर रिंस्ड एंड केप्ट फ्री ऑफ फूड डेब्रिस। लगातार सलाइवा का लगातार प्रोडक्शन होता है। लगातार प्रोडक्शन की वजह से हमारा माउथ और टीथ में लगातार वो रिंस होते रहते हैं, लगातार साफ होते रहते हैं। उनसे फूड डेब्रिस जो होते हैं, वो खाना जो होता है वो लगातार निकलता रहता है। इसके अलावा एंजाइम लाइसोजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा किल सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। कौन? एंजाइम लाइसोजाइम। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए, ब्रूसेला हो गए, इनको खत्म करने का काम जो होता है वो एंजाइम लाइसोजाइम का होगा, है ना। इसके बाद में प्रोलिन रिच प्रोटीन, हमारे सलाइवा में प्रोलिन रिच प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और लैक्टोफेरिन, दो चीजें, प्रोलिन रिच प्रोटीन और लैक्टोफेरिन, ये जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए, आईजीए एंटीबॉडी जो होती है वो भी हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होगी। हमारे सलाइवा में देखो कितनी चीजें हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम कर रही हैं ना। तो सलाइवा सिर्फ खाने को लुब्रिकेट करने का ही काम नहीं कर रहा, खाने को सिर्फ मॉइस्चराइज करने का ही काम नहीं कर रहा, खाने के द्वारा जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको खत्म करने का काम भी सलाइवा का हो रहा है। कैसे कैसे कर रहा है भाई? बहुत सारे एंजाइम लाइसोजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा है जिससे बैक्टीरिया खत्म होता है। प्रोलिन रिच प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर रहा है, इससे भी बैक्टीरिया खत्म हो रहा है। लैक्टोफेरिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, इससे भी बैक्टीरिया खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा एक एंटीबॉडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी के द्वारा भी बैक्टीरिया को ये खत्म कर रहा है। इसके अलावा रोल इन स्पीच, खाने हम जो बात करते हैं बोलते हैं उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सलाइवा का। कैसे? ये हमारे सॉफ्ट पार्ट को, माउथ के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। तो लुब्रिकेट करते हैं तो उससे हम आराम से बातचीत कर पाते हैं, बोल पाते हैं। सबसे आखिरी है रेगुलेशन ऑफ बेस्ट, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर को भी बैलेंस करता है सलाइवा। कैसे करता है? जब भी पानी की कमी होती है, व्हेन द वाटर बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेस सलेवरी सीक्रेशन आल्सो डिक्रीज। जब भी बॉडी में पानी की कमी होगी तो सलाइवा का जो सीक्रेशन होता है ये भी कम हो जाता है। तो उससे दिस कॉज ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड इंड्यूसेस थर्स्ट। तो उससे क्या होगा? माउथ में ड्राइनेस होने लगती है, तो उससे हमें मालूम चल जाता है भाई प्यास लगने लगी है तो हम पानी पी लेंगे। तो इससे हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस बना रहता है। तो सलाइवा का एक काम हमारा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं। द डक्ट ऑफ बर्थोलियन इज लिंक्ड विथ, बर्थोलियन डक्ट किसके साथ जुड़ी हुई होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, पहला लिखा है सब लिंगुअल ग्लैंड, दूसरा लिखा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, और चौथी लिखी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन चारों में से बर्थोलिन डक्ट किसमें प्रेजेंट होगी?
अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं उसी तरह के ही क्वेश्चन क्लास में लेके आता हूं। ज्यादा ना एकदम इजी ना ज्यादा एकदम टफ। चलिए, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे अपन, 15-20 सेकंड के लिए रुकेंगे। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। बर्थोलिन अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, जो पढ़ा है वो उसी से ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, नया कोई नई चीज नहीं है पूछ रहा। डक्ट आपको जरूर याद होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड में कौन से डक्ट प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अभी तक जितने लोगों के आंसर आए हैं ए आंसर आए हैं, तो देखें क्या सभी लोग ए आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही दे रहे हैं भाई। बर्थोलिन डक्ट की जो बात कर रहे थे अपन, ये सबलिंगुअल ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है ना। ध्यान देना जब आप, ये सबलिंगुअल ग्लैंड में बर्थोलियन जो होती है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट डक्ट है। लार्जेस्ट मतलब पहली बात तो इसमें डक्ट ही बहुत छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं, तो सबलिंगुअल में डक्ट वैसे तो छोटी छोटी होती है, उनमें भी एक बड़ी ग्लैंड जो है वो बर्थोलिन, बड़ी वाली जो डक्ट है वो बर्थोलिन डक्ट है। लेकिन इसके अलावा और छोटी छोटी डक्ट हैं, ये अपन ने देखा था। छोटी छोटी डक्ट जो है उनको अपन डक्ट ऑफ रेविनस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के फ्लोर से टंग जो जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, दूसरा फ्रेनुलम, तीसरा लिंगुअल पेपला, और चौथा ग्लोसिंजियल मसल्स। तो आपको बताना है टंग बक्कल कैविटी के फ्लोर से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। ज्यादा देर नहीं रखेंगे भाई अपन किसी भी क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, बी आ रहा है बहुत सारे लोगों का, और बिल्कुल सही आ रहा था फ्रोनुलम। फ्रोनुलम अपन ने देखा था भाई, है ना। टंग अगर बक्कल कैविटी के जो फ्लोर से जुड़ी रहती है वो फ्रोनुलम से जुड़ी होती है। और अगर अपन हायर्ड वॉन की बात करें, अपन हायर्ड वॉन से जब जुड़ी होती है तो वो ग्लॉसिंजियल मसल्स के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, तो दो जगह से जुड़ी रहेगी अपनी, नीचे बक्कल कैविटी के फ्लोर से फ्रोनुलम से, और हायर्ड वॉन से जो होती है वो ग्लॉसिंजियल मसल से जुड़ी हुई होती है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्टेनसन डक्ट ड्रेन, स्टेनसन डक्ट किस चीज को ड्रेन करती है, मतलब किससे जुड़ी हुई होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, सब लिंगुअल ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड से, या फिर माइनर सिलेवरी ग्लैंड से। स्टेनसन डक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा हूं मैं आपसे आज की क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए भाई। इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का बी, किसी का सी, ए भी आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें कंफ्यूज हो गए आप लोग, कोई बात नहीं। स्टेन्स एंड डक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डी भी आ गया आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है, और उसमें जो डक्ट प्रेजेंट होती है वो स्टेन्सन डक्ट प्रेजेंट होती है ना। ध्यान रखना है आपको। स्टेन्सन डक्ट हमारे पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड पैरोटिड, और उसकी जो डक्ट है वो स्टेन्सन डक्ट। ठीक, चलो थोड़ा सा और अपन आगे समझते हैं कॉमन सिलेवरी ग्लैंड्स के डिसऑर्डर। सिलेवरी ग्लैंड में जो डिसीज होती है ना, इसमें बहुत सारी हैं डिसीज, उसमें अपने लिए जो अपन को पढ़ना रहता है इंपोर्टेंट जो है वो 5-6 हैं। ये 5-6 टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है। पहला है सियालोलिथियसिस,
या अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में सियालो लिथ्स भी बोलते हैं। दूसरा है सियालो डेन टाइट डेन डेनाइटिस। तीसरा है मम्स। चौथा है सोग्रिन सिंड्रोम, ये इसको पढ़ने में सोग्रिन पढ़ते हैं अपन इसको। पांचवा है सिलेब्री ग्लैंड कैंसर। और छठवा है जीरोस्टोमिया या फिर कॉटन माउथ। ठीक है, तो ये 6 तरह की डिसीज अपन देखेंगे क्लास में, जो जो कॉमन है इंपॉर्टेंट है सिर्फ अपन वही कवर करेंगे। पहली अपनी सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिलेब्री ग्लैंड। सिलेब्री ग्लैंड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब सिलेब्री ग्लैंड से जो स्लाइवा बन पड़ा है, अगर ये स्लाइवा सीक्रेट ही नहीं हो पा रहा, सीक्रेट बीच में जा ही नहीं पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो इसको उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी अपन यूज करेंगे सियालो लिथियासिस अपन वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है? व्हेन क्रिस्टलाइज्ड स्लाइवा, स्लाइवा जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल बना लेते हैं। तो क्रिस्टल बनाने के बाद क्या होता है? बिल्डअप अराउंड द डक्ट, डक्ट में क्रिस्टल बनने के बाद इट फॉर्म स्लाइवरी स्टोन। स्लाइवरी डक्ट में ये स्टोन बना लेंगे। स्टोन बनाने से क्या होगा कि स्लाइवा को सीक्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसे ही अपन सियालो लिथियासिस कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में सियालोलिथ्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है, डिसीज होती है, मेनली सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर में सबसे ज्यादा सीक्रेशन होता है सलाइवा का, तो ध्यान रखना है आपको। सियालोथियोसिस जो होती है वो ज्यादातर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ही होती है। दूसरे नंबर की जो डिसीज है, थोड़ा मिलता जुलता नाम है, सियालोडेनाइटिस। ये क्या होता है भाई? सिलेवरी ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपन मेडिकल टर्म में सियालोडेनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होती है ये पैरोटिड और सबमैंडिबुलर दो ग्लैंड में ज्यादातर देखने को मिलती है। होता क्या है? व्हेन ए डक्ट बिकम ब्लॉक, जो जब भी अगर डक्ट ब्लॉक हो गई है तो ब्लॉक की वजह से ग्लैंड इज प्रोन टू इन्फेक्शन, ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो उसी कंडीशन को ही अपन सियालोडेनाइटिस बोलते हैं। एन इन्फेक्टेड ग्लैंड विल बिकम स्वेलिंग, और जिसमें इन्फेक्शन हो गया है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें दर्द होने लगता है, और मे ड्रेन अनप्लेजेंट डिस्चार्ज इनटू द माउथ। तो उसकी वजह से मुंह में बहुत बदबूदार डिस्चार्ज होने लगता है। तो इस कंडीशन को अपन सियालोडेनाइटिस बोलते हैं। चलिए और देखते हैं अपन कुछ कंडीशन। थर्ड नंबर पे है मम्प्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, अपन आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको अपन पढ़ेंगे। मम्प्स क्या होते हैं? मम्प्स इज मोस्ट कॉमन वायरल सिलेब्री ग्लैंड इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होता है सिलेब्री ग्लैंड में, और वायरल में वायरस कौन सा? पैरामाइक्सो विरिडी, पैरामाइक्सो वायरस, अपन आगे चल के बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उसका जब इन्फेक्शन होगा तो उसमें सिलेब्री ग्लैंड में इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है, इसे अपन मम्प्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन डिसीज थी पहले, लेकिन अब इसके वैक्सीन बन गए हैं। तो ये एमएमआर करके इसका वैक्सीन बनता है, 3 वायरल डिसीज को एक साथ बनता है। तो उसकी वजह से इसके केसेस अब बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन ये पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी मम्प्स, है ना। पैरामाइक्सल पैरामाइक्सो वायरल इन्फेक्शन डेवलप इन द पैरोटिड ग्लैंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड पेन व्हाइल च्यूइंग एंड स्वेलिंग। पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन होने लगता है, तो उसकी वजह से चबाने में, खाने को निगलने में बहुत तकलीफ होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई? फेस के दोनों तरफ इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है, फेस के दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, इसको अपन मम्स कहते हैं। तो मेनली वैसे तो ये पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉमन वायरस हैं, उसकी वजह से भी मम्स की डिसीज, मम्स जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें ईबी वायरस, एप्सन बायर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में सीएमवी बोलते हैं, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, एचएसवी भी अपन इसको बोलते हैं, या फिर एचआईवी, इनकी वजह से भी, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सिलेब्री ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकता है।
और डिसीज देखे अपन सॉग्रेन सिंड्रोम, है ना, इसको पढ़ने में अपन इसको सॉग्रेन पढ़ते हैं। भले इसकी स्पेलिंग में SGO लिखा है, लेकिन इसको इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सॉग्रेन करके अपन इसको पढ़ते हैं। सॉग्रेन सिंड्रोम क्या होता है भाई? सॉग्रेन सिंड्रोम इज क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स इज टू अटैक मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड दैट क्रिएट टीयर्स, ऑयल, स्वीट एंड सलाइवा। ऐसी ग्लैंड जो बॉडी को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं, उन पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स उन पे अटैक करने लगे, तो इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन हमारी सोग्रेन सिंड्रोम कहलाती है। सोग्रेन सिंड्रोम, ठीक है। व्हेन दे अटैक द सिलेब्री ग्लैंड, जब ये सिलेब्री ग्लैंड पे अटैक करते हैं, इट लीड टू द इन्फ्लामेशन, टेंडरनेस एंड ड्राई माउथ। तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है और ड्राई माउथ होने लगता है। सोग्रेन सिंड्रोम इज कॉमन इन मिडिल एज वुमेन। ज्यादातर ये मिडिल एज वुमेन में 22-23 साल की जो वुमेन होती है, लेडीज होती हैं, उनमें ज्यादातर ये सोग्रेन सिंड्रोम देखने को मिलता है। और खासतौर पे जिनमें एली का केसेस हो, ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको हो, उनमें इस तरह के केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं। डायबिटीज और एल्कोहल लेने वाले लोगों में भी इस तरह के सिम्टम्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोग्रेन सिंड्रोम सिलेब्री ग्लैंड की बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है। आखिरी अपनी सॉरी 5वें नंबर पे ट्यूमर। सिलेब्री ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाता है तो बहुत सारे कारण हैं इसके। तो इसमें दो तरह के कारण बोलते हैं अपन इसको, एक तो बिनाइन, दूसरा कैंसरस। बिनाइन मतलब किसी छोटी मोटी वजह से जिसमें कैंसर नहीं है, गठान हो गई तो ये अपनी बिनाइन, या फिर कैंसर हो गया है तो कैंसर, फिर बड़ा ट्यूमर को अपन, मेलिग्नेंट ट्यूमर को अपन कैंसर कहेंगे, ठीक है। तो while the risk of developing salivary gland cancer is high for men and older and adult can affect anyone. सिलिवरी ग्लैंड में ट्यूमर वैसे तो मैन में ज्यादातर होता है, आदमियों में ज्यादातर होता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, ठीक है, फीमेल में भी हो सकता है। कैंसरस ट्यूमर टिपिकली एक्सपेंड रैपिडली, पोटेंशियली एंड कॉजिंग पेन एंड लॉस ऑफ मूवमेंट इन द सराउंडिंग एरिया। जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं ये सेलेवरी ग्लैंड से पूरी बॉडी में एक्सपेंड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है। एक और आखिरी है जियोस्टोमिया, या फिर अपन इसको कॉटन माउथ भी बोलते हैं। जियोस्टोमिया मींस ड्राई माउथ। ड्राई माउथ मतलब सलाइवा का बिल्कुल बनना बंद हो जाए, तो इसको अपन जीरो स्टोमिया कहते हैं। इट इज ड्यू टू द हाइपोसलाइवेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ सलेवरी सीक्रेशन। सलाइवा का सीक्रेशन जब बिल्कुल ना हो तो इस कंडीशन को अपन जीरो स्टोमिया कहते हैं। जीरो स्टोमिया कॉज डिफिकल्टी इन द मास्टिकेशन, स्वेलिंग एंड स्पीच। जीरो स्टोमिया की वजह से खाने को चबाने में, निगलने में, बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। इट ऑल्सो कॉज हेलिटोसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस इसका मतलब क्या होता है? हेलिटोसिस का मतलब होता है कि जब सलाइवा का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मुंह में बहुत ज्यादा बदबू आने लगे, तो उस कंडीशन को अपन हेलिटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हेलिटोसिस भी कब होगा? जब सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेशन नहीं हो पा रहा सलाइवा का, ड्राई माउथ हो गया है, इसे अपन कॉटन माउथ भी बोलते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में मुंह में इन्फेक्शन हो गया, बदबू आने लगेगी, इस कंडीशन को अपन जीरो स्टोमिया कहेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सियालोलिथियसिस। सियालोलिथियसिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? थोड़ी देर पहले अपन ने समझी थी। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। किस ग्लैंड में सबसे ज्यादा सियालोलिथियसिस होगा? सियालोलिथियसिस का मतलब क्या था? इन्फेक्शन। बी करके आंसर आ रहे हैं ना, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे अपन किसी भी क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, उसके बाद अपन क्लास ओवर करेंगे। चलो ज्यादातर लोगों ने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, ध्यान रखना है आपको।
सबमैंडिबुलर ग्लैंड में सलाइवा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मतलब 70% सलाइवा जो बनता है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से ही बनता है। और ब्लॉकेज की अपन बात करेंगे तो ब्लॉकेज भी सबसे ज्यादा इसी में ही होगा, इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा इसी में ही होगा, सलाइवा सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है। हालांकि पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन पैरोटिड बड़ी ग्लैंड होने के बावजूद सलाइवा जो बनाती है वो सिर्फ 20% सलाइवा ही बनाती है पैरोटिड ग्लैंड, है ना, ध्यान रखना है आपको। बाकी का 10% हमारी छोटी छोटी माइनर और हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड बनाती है। चलिए एक और क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन हैज बीन एसोसिएटेड विद द एनिमल डिफेक्ट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेंटल कैरी। डेंटल कैरी की इंक्रीज रिस्क कौन से विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है? विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। हाँ बहुत बढ़िया राजेंद्र, सही बोल रहे हो ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा ये, ठीक है। सी करके ऑप्शन दे रहे हैं भाई, सी मतलब विटामिन सी। कंफ्यूज हो रहे हैं भाई आप लोग, विटामिन सी की कमी से गम्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां पर इनेमल की बात कर रहे हैं अपन, इनेमल मतलब टूथ के ऊपर का कवर। तो ये जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी देखो, विटामिन डी से अपनी बोन भी सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर वाला जो इनेमल पार्ट है वो भी सॉफ्ट हो जाता है ना। लेकिन अपन विटामिन सी जो आप बात कर रहे हैं वो गम्स में प्रॉब्लम आती है विटामिन, है ना। तो डी वाला जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर क्लोज द इंटरनल लेयर ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड बोलस। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना निकलने के बाद हमारा इंटरनल लेयर को क्लोज करने का काम किसका होता है, ये आपको बताना है। यूबिला, टंग, पैलेट और लेरिंग्स। खाना खाएंगे तो निगलने के बाद इंटरनल लेयर को क्लोज करने का काम किसका होगा? चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, है ना, ए आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, यूविला, है ना। यूविला अपन ने क्या देखा था, अपन ने पैलेट में देखा था, पैलेट में एक कुछ इस तरह से मस्कुलर पार्ट टंगा हुआ था, हैंग का था, इसको अपन ने यूविला बोला था। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि जब भी हम खाना को निगलेंगे तो ये हमारे इंटरनल जो छेद होता है उसको बंद कर देगा, ठीक। चलिए डेंटल फॉर्मूला, द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन, मैन में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माउथ से डेंटल फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ लें, है ना। ए बी सी डी, चार तरह के फॉर्मूला है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भाई गलत नहीं देना आप लोग आंसर। और बाकी लोग बताएं। ये तो अपने पुराने वाली क्लासेस में भी हुआ है डेंटल फार्मूला। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही, बिल्कुल सही, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, पहला आंसर है ना। और आपको याद कैसे रखना है, 2 1 2 3, 21 23 से आपको याद रखना है ना। 21 23 का मतलब क्या है, आई वाला जो है वो 2 इंसीजर, फिर किनाइन 1, प्रीमोलर और मोलर, है ना, ये इस तरह से हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है ये बताइए, चलो। पीएच ऑफ सलाइवा इज 6 होता है, 6.8 होता है, 7.5 या 9.6? सलाइवा का पीएच 6.8, बहुत बढ़िया, सही। सही आंसर आ रहा है भाई सभी का, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 6.8 जो होता है वो सलाइवा का पीएच होता है। सलाइवरी एमाइलेज को हम और क्या बोलेंगे ये आपको बताना है, गैस्ट्रिन, ग्लाइको ग्लॉक्सिलेज, पेप्सिन या फिर टाइलिन। एमाइलेज को अपन क्या बोलेंगे?
बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं भाई सभी लोग। टाइलिन अपन इसको बोलेंगे। हाउ मच सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली, हर दिन सलाइवा कितना प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। 1.5 लीटर अपन सलाइवा डेली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, चलिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। काफी डीप लेवल में अपन ने माउथ को समझा है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है ना। ये अपना लगभग 3 या 4 दिन की क्लास में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर होगा। ठीक, चलिए। तो इससे आगे अपन परसों के दिन कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे याद दें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, जय हिंद।